अगर आप भी अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगाकर ये सोचते हैं कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और आप इन्फ्लेशन से बचे हुए हैं, तो जरा एक बार फिर से सोचिए। ऐसा इसलिए कि 1990 में जापान में भी लोगों ने यही सोचा था और बर्बाद हो गए थे। 2008 से पहले अमेरिका में भी इसी मानसिकता से निवेश हुआ था और मार्केट 50-60% तक क्रैश हो गया था। आज चाइना में यही हो रहा है। कई चाइनीज शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत गिरकर 2005 के लेवल पर आ गई है। अब आपके लिए एक अहम सवाल, क्या इंडिया में भी चाइना की तरह से प्रॉपर्टी क्रैश हो सकता है? क्यों ये डर आज देश के हर प्रॉपर्टी बायर के मन में है और कितना रियलिस्टिक है ऐसी संभावना? क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है इंडिया और चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में? चाइना में अगर ओवर सप्लाई ओवर इन्वेस्टमेंट की समस्या है, तो क्या इंडिया में हर रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में तब्दील नहीं होती जा रही है? क्या यह सच नहीं है कि इंडिया में जिस बजट की प्रॉपर्टी की डिमांड है वो वहां सप्लाई नहीं हो रही है, और जो सप्लाई है लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में, वो मार्केट एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इंडिया में भी चाइना के 3 रेड लाइन पॉलिसी की तरह से कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करके प्रॉपर्टी मार्केट को स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बनने से रोका जा सकता है? अगर नहीं, तो क्या अकेले मार्केट फोर्सेज ही यहां एक बड़ा पैन इंडिया क्रैश कर सकती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगाकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट खरीदा। आपने 20% डाउन पेमेंट किया, बाकी के लिए 20 साल का होम लोन लिया। बैंक ने बिल्डर को पेमेंट कर दिया और आपकी ईएमआई शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रुक जाता है। बिल्डर कहता है फंडिंग नहीं आ रही। बैंक कहता है ईएमआई तो आपको देनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है मामला रेगुलेटर का है या कोर्ट में है। और प्रॉपर्टी ब्रोकर कहता है सर, मार्केट टेम्पररी स्लो है, प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाती। यही कहानी पहले भारत में आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के बायर्स ने देखी। लेकिन चीन में यही कहानी एक दो प्रोजेक्ट या कुछ हजार बायर्स की नहीं रही, वो देश के पूरे इकोनॉमिक मॉडल की कहानी बन गई। चीन में लाखों लोगों ने ऐसे अपार्टमेंट्स खरीदे जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। डेवलपर्स ने पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करने की बजाय नए प्रोजेक्ट्स बेचकर पैसा जुटाया। लोकल गवर्नमेंट्स ने जमीन बेचकर रेवेन्यू कमाया। बैंक्स ने डेवलपर्स और होम बायर्स को क्रेडिट दिया और पूरा सिस्टम इस एजम्पशन पर चलता रहा कि प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा बढ़ेगी और कीमतें कभी लंबे समय तक नीचे नहीं जाएगी। फिर एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स डिफॉल्ट करने लगे, कंस्ट्रक्शन रुका, होम बायर्स का भरोसा टूटा, सेल्स गिरी, प्राइसेस गिरने लगी और जो प्रॉपर्टी सेक्टर कभी चाइना की ग्रोथ मशीन था, वही उसकी इकोनॉमी पर सबसे बड़ा बोझ बन गया। अब भारत में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से बढ़ी हैं। ज्यादातर ही शहरों में 1 करोड़ से ऊपर का घर मिल रहा है और वो सामान्य मिडिल क्लास बायर के पहुंच से बाहर है। एफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई घट रही है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट के नाम पर जमीन और अपार्टमेंट्स में स्पेकुलेशन हो रहा है। तो सवाल स्वाभाविक है, क्या इंडिया भी चाइना की राह पर है? क्या नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की चमकती हुई रेसिडेंशियल टावर्स भविष्य के घोस्ट अपार्टमेंट बन सकते हैं? और क्या भारत में प्रॉपर्टी प्राइसेस 30, 40 या 50% गिर सकती हैं? इसका सीधा उत्तर है हाँ। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी डीप रिसर्च वाली रियल एस्टेट इकोनॉमिक स्टोरी की वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक, हाइप और शेयर करें। आज इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइस करेक्शन दिखने लगा है। कई लोकल मार्केट्स में बड़ा क्रैश भी हो सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में चाइना जैसा नेशन वाइड, इकोनॉमी वाइड प्रॉपर्टी कोलैप्स भारत का बेस केस नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इंडिया सेफ है। भारत की कमजोरी चीन से अलग है। चीन की समस्या थी बहुत ज्यादा हाउसिंग सप्लाई। भारत की समस्या है गलत प्राइस, गलत सेगमेंट के लिए गलत लोकेशन में बनाई गई हाउसिंग सप्लाई। चाइना में वास्तव में हुआ क्या? सबसे पहले चाइना प्रॉपर्टी क्रैश शब्द को समझना जरूरी है।
चीन में कोई एक दिन ऐसा नहीं आया जब पूरे देश में प्रॉपर्टी प्राइसेज अचानक 40 से 60% गिर गई। चाइना का क्रैश स्टॉक मार्केट क्रैश जैसा नहीं था, वो एक स्लो मोशन स्ट्रक्चरल कोलैप्स था। पहले सेल्स वॉल्यूम गिरा, फिर डेवलपर्स का कैश फ्लो टूटा, फिर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन रुका, फिर बायर्स ने नए अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स खरीदने बंद किए, फिर लैंड सेल्स कम हुई, फिर लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रभावित हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट, फर्नीचर, अप्लायंसेज और एम्प्लॉयमेंट पर सब पर असर पड़ा और अंत में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार नीचे आने लगी। 2025 में चीन का रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट 17.2% गिरा, नए कंस्ट्रक्शन 20.4% कम हुए, कंप्लीटेड फ्लोर स्पेस 18.1% गिरे, हाउसिंग सेल एरिया 8.7% और सेल्स वैल्यू 12.6% नीचे रही। 2025 के अंत में सेल के लिए उपलब्ध कॉमर्शियल बिल्डिंग इन्वेंट्री 766 मिलियन स्क्वायर मीटर से अधिक थी। 2026 में भी सुधार दिखाई नहीं दिया। जनवरी से मई 2026 के बीच प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 16.2%, नए कंस्ट्रक्शन 22.6% कम हुए, सेल्स एरिया 10.8% और डेवलपर्स को मिलने वाली फंडिंग 19% गिर गई। इंडिविजुअल मॉर्गेज इनफ्लोज भी 28% नीचे थे। दिसंबर 2025 में चाइना के 70 मॉनिटर्ड सिटीज में केवल 6 शहरों में न्यू होम प्राइसेज महीने दर महीने बढ़ी, जबकि 58 शहरों में गिरावट आई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65 शहरों में न्यू होम प्राइसेज नीचे थी और सभी 70 शहरों में सेकंड हैंड हाउसिंग प्राइसेज गिरी हुई थी। यह केवल प्रॉपर्टी मार्केट स्लोडाउन नहीं है, यह कॉन्फिडेंस क्राइसिस है। जब बायर मानने लगे कि 6 महीने बाद प्रॉपर्टी और भी सस्ती मिलेगी, तो वो आज नहीं खरीदेगा। बायर आज नहीं खरीदेगा तो बिल्डर के पास कंस्ट्रक्शन पूरा करने का पैसा नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा तो अगला बायर और डर जाएगा। यानी प्राइस फॉल एक बार शुरू हुई तो सेल्स को कमजोर करती है और वीक सेल्स प्राइसेस को और नीचे ले जाती है। इसे निगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। चाइना ने जरूरत से ज्यादा घर क्यों बनाए? चाइना की प्रॉपर्टी प्रॉब्लम को केवल ग्रीडी बिल्डर्स की कहानी समझना गलत होगा। यह उसका पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था। कई दशकों तक चाइना ने 3 बड़े इंजन से ग्रोथ पैदा की: मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट डेवलपमेंट से लाखों लोग गांव से शहर में आए। नई रोड्स, मेट्रो लाइंस, इंडस्ट्रियल पार्क्स और रेजिडेंशियल टाउनशिप बने। लोकल गवर्नमेंट्स के पास एक्सपेंडिचर की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन रेगुलर टैक्स रेवेन्यूज सीमित थे। इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स जमीन के डेवलपमेंट राइट्स बेचकर पैसा कमाने लगी। जमीन डेवलपर को बेची गई, डेवलपर ने अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, बायर ने कंप्लीशन से पहले घर खरीदा, बिल्डर ने बायर के एडवांस से कंस्ट्रक्शन और अगली जमीन की खरीद की। लोकल गवर्नमेंट ने लैंड सेल रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से आसपास की जमीन और महंगी हुई। फिर लोकल गवर्नमेंट ने अगली जमीन और ज्यादा कीमत पर बेची। इस साइकिल में हर प्लेयर को फायदा हो रहा था जब तक प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही थी। आईएमएफ के अनुसार चाइना में प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटीज कई वर्षों तक इकोनॉमी के लगभग 20% के बराबर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने पर ब्रॉडर प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम का इकोनॉमिक फुटप्रिंट और भी बड़ा था। 2020 में हाउसिंग इन्वेस्टमेंट अकेले जीडीपी के 12.3% के पीक पर था। 2025 तक यह घटकर 6.1% रह गया। यानी चाइना ने केवल लोगों के रहने के लिए घर नहीं बनाया, प्रॉपर्टी को हाउस होल्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट, लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू मॉडल, डेवलपर फाइनेंसिंग मॉडल, बैंकिंग कोलैटरल, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और नेशनल ग्रोथ इंजन सब कुछ बना दिया। जब एक ही असेट पूरी इकोनॉमी में इतने रोल निभाने लगे तो उसकी कीमत गिरना केवल होम ओनर का नुकसान नहीं रहता, वो बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रेवेन्यू और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की समस्या बन जाता है। चाइना में डिमांड का डेमोग्राफिक इंजन भी कमजोर हो गया। प्रॉपर्टी मार्केट में केवल आज की पॉपुलेशन महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होते हैं अगले 20 साल में कितने नए हाउस होल्ड्स बनेंगे, कितने लोग गांव से शहर आएंगे, कितने युवा शादी करके अलग घर खरीदेंगे।
चाइना में अर्बनाइजेशन अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। 2025 के अंत में उसकी कुल पॉपुलेशन लगभग 1.405 बिलियन थी, जिसमें लगभग 954 मिलियन अर्बन रेसिडेंट्स थे, यानी करीब 68% पॉपुलेशन पहले से अर्बन थी। उसी वर्ष चाइना की पॉपुलेशन 3.39 मिलियन घट गई, बर्थ 7.92 मिलियन और डेथ 11.31 मिलियन थी। यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। जिस कंट्री में पॉपुलेशन घट रही हो, हाउस होल्ड फॉर्मेशन धीमी हो रही हो और अर्बनाइजेशन मैच्योर स्टेज पर पहुंच चुकी हो, वहां पुराने स्तर पर कंस्ट्रक्शन बनाए रखना मुश्किल होता है। चाइना ने फ्यूचर पॉपुलेशन और अर्बन माइग्रेशन के नाम पर एनॉर्मस हाउसिंग स्टॉक बना लिया, लेकिन अब कई छोटे शहरों में युवा पॉपुलेशन बाहर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कम है, हाउसेज ज्यादा हैं, बायर्स कम हैं। इसलिए बीजिंग या शंघाई और किसी श्रिंकिंग टीयर 3 सिटी को एक ही चाइना प्रॉपर्टी मार्केट कहना भी गलत होगा। टॉप सिटीज में स्कार्सिटी रह सकती है, लेकिन कमजोर सिटीज में इन्वेंट्री बरसों तक खाली रह सकती है। आईएमएफ ने 2025 के अंत में चाइना का हाउसिंग इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 30 महीने के सेल्स पे आंका था। हाउसिंग कॉम्प्लीशन 2021 के मुकाबले लगभग 40% नीचे थी और आधे से ज्यादा प्राइवेट डेवलपर्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में थे। अब भारत की तरफ आते हैं। इंडिया और चाइना में पहली बड़ी सिमिलैरिटी है प्री सेल मॉडल। सेल एंड बिल्ड, दोनों ही देशों में अपार्टमेंट पहले बिकता है, बाद में बनता है। बायर वास्तव में कंप्लीटेड घर नहीं खरीदता, वो बिल्डर के प्रॉमिस, अप्रूवल्स, बैलेंस शीट और फ्यूचर एक्सिक्यूशन को फाइनेंस करता है। यानी बायर केवल कस्टमर नहीं होता, वो प्रोजेक्ट का अनसिक्योर्ड फाइनेंसियर भी बन जाता है। बिल्डर ब्रोशर दिखाता है, सैंपल फ्लैट बनाता है, प्री लॉन्च डिस्काउंट देता है, बायर बुकिंग अमाउंट देता है, बैंक कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लोन अप्रूव कर देता है, बिल्डर बायर कलेक्शन से कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। यह मॉडल गलत नहीं है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी पर एक कंडीशन है, नए बायर आते रहने चाहिए। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट्स हैं, बिल्डर ने पहले 300 फ्लैट बेचकर पैसा जुटाया और कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि अगले 2 साल में बाकी फ्लैट्स भी बिकते रह जाएंगे, लेकिन अचानक सेल्स रुक गई। अब प्रोजेक्ट का कैश फ्लो गैप पैदा होगा। अगर डेवलपर के पास इक्विटी नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी पैसा फंसा है, तो कंस्ट्रक्शन रुक सकता है। यही चीन में बड़े स्केल पर हुआ। भारत में भी बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट से मिला पैसा दूसरे प्रोजेक्ट की जमीन खरीदने में लगा देते हैं। पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नए प्रोजेक्ट की बुकिंग जरूरी हो जाती थी। बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन कंपनी का कम और पॉन्जी लाइक रोलिंग कैश फ्लो मॉडल का ज्यादा हो जाता है। यूं कहने को इंडिया में रेरा ने इस रिस्क को सीमित करने की कोशिश की है। कानून के तहत एलिजिबल प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और बायर से प्राप्त रकम का 70% प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अकाउंट में रखकर उसी प्रोजेक्ट के लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डैशबोर्ड पर जुलाई 2026 तक लगभग 1.6 लाख प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड दिखाए गए थे, लेकिन रेरा रिस्क को खत्म नहीं करता, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन स्टेट टू स्टेट अलग है। एस्क्रो से पैसा निकालने की सर्टिफिकेशन, क्वार्टरली अपडेट्स, एनफोर्समेंट, रिकवरी ऑफ पेनाल्टीज और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन की क्वालिटी हर स्टेट में समान नहीं है। इसलिए इंडिया का प्री सेल सिस्टम चीन से ज्यादा रेगुलेटेड दिख सकता है ऑन पेपर, लेकिन यह रिस्क फ्री नहीं है। दूसरी सिमिलैरिटी, एक माइंडसेट कि प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाती। चाइना और इंडिया दोनों में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को केवल शेल्टर नहीं माना गया, उसे सोशल सिक्योरिटी समझा गया। भारत में सामान्य मिडिल क्लास फैमिली के असेट पोर्टफोलियो को देखिए। बहुत बार उसकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा केवल 2 असेट्स में होता है, घर, जमीन और सोना। इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन, पेंशन कॉर्पस और फाइनेंशियल असेट्स कंपैरेटिवली लिमिटेड होते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी प्राइस केवल इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होती, वो एक परिवार की परसीव्ड नेटवर्थ, रिटायरमेंट सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस होती है। चाइना में भी प्रॉपर्टी हाउस होल्ड वेल्थ का डोमिनेंट हिस्सा बन गई थी। लोग दूसरा और तीसरा अपार्टमेंट रेंटल इनकम के लिए नहीं,
प्राइस एप्रिसिएशन के लिए खरीदने लगे थे। यही स्पेकुलेटिव एक्सपेक्टेशन इंडिया के कई मार्केट्स में दिखाई देती है। ब्रोकर कहता है मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगले फेज में रेट डबल होगा। बायर रेंटल यील्ड, हाउस होल्ड इनकम या एक्चुअल ऑक्यूपेंसी नहीं देखता, वो केवल अगले बायर की एक्सपेक्टेड परचेजिंग प्राइस देखता है। जब कोई असेट इनकम से नहीं, केवल अगले बायर की उम्मीद से जस्टिफाई होने लगे तो वो इन्वेस्टमेंट कम और स्पेकुलेशन ज्यादा बनने लगता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण फर्क है। चाइना में यह स्पेकुलेशन देशव्यापी इकोनॉमिक मॉडल बन गया था। इंडिया में स्पेकुलेशन बहुत हद तक माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक है। नोएडा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नवी मुंबई, मुंबई 3, पेरिफेरल बेंगलुरु, हैदराबाद के वेस्टर्न कॉरिडोर्स या किसी नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कंडीशंस अलग हो सकती हैं। भारत में नेशनल लेवल क्रैश से पहले लोकल बबल्स बनते हैं और लोकल बबल्स आज बर्स्ट भी होते दिख रहे हैं कई मार्केट में। तीसरी सिमिलैरिटी इंडिया और चाइना में प्राइस इनकम के मुकाबले से तेजी से भाग रही है। प्रॉपर्टी क्रैश हमेशा ही ओवर सप्लाई से शुरू नहीं होता। कई बार वो अफोर्डेबिलिटी कोलैप्स से शुरू होता है। जब घर की कीमत हाउस होल्ड इनकम से इतनी दूर चली जाए कि एंड यूजर खरीद ही ना सके तो मार्केट इन्वेस्टर डिमांड पर निर्भर होने लगता है। इंडिया में ऑफिशियल एनएचबी रेसडेक्स के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2025 में 50 सिटी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स सालाना 5% बढ़ा और 50 में से 46 शहरों में प्राइसेज ऊपर थी, लेकिन वेरिएशन बहुत बड़ा था। गुरुग्राम में एनुअल इंक्रीज 22.8% था, जबकि रायपुर में 8.9% की गिरावट दर्ज हुई। बेंगलुरु में 12.7%, चेन्नई में 8.2% और अहमदाबाद में 6.8% एनुअल एप्रिसिएशन रही। इस डेटा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह नहीं है कि इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं। संदेश यह है कि इंडिया एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मार्केट नहीं है। एक सिटी में 20% एप्रिसिएशन हो सकता है, दूसरी सिटी में प्राइस करेक्शन हो सकता है। एक ही सिटी में प्राइम लोकेलिटी बढ़ सकती है और पेरिफेरल मार्केट स्टैग्नेट कर सकता है। एक सेगमेंट में लग्जरी होम्स बिक सकती है और अफोर्डेबल सेगमेंट कोलैप्स कर सकता है। 2025 में 1 करोड़ से ऊपर के प्रीमियम होम्स भारत के बड़े अर्बन मार्केट्स के रिपोर्टेड सेल्स का लगभग 63% हो गए, जो 2024 में 53% था। इसी दौरान अधिक अफोर्डेबल कैटेगरीज की डिमांड में तेज गिरावट दर्ज हुई। यह हेल्दी मार्केट का संकेत भी हो सकता है। वेल्दी बायर्स की परचेजिंग पावर बढ़ रही हो सकती है, लेकिन नहीं, ये यहां पे एक वार्निंग भी हो सकता है। डेवलपर वहां सप्लाई बना रहा है जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, न कि वहां जहां हाउसिंग नीड ज्यादा है। यानी लाखों लोगों को घर चाहिए, लेकिन मार्केट उन लोगों के लिए घर बना रहा है जो दूसरा, तीसरा या प्रीमियम घर खरीद सकते हैं। हाउसिंग शॉर्टेज और सेलेबल हाउसिंग डिमांड एक ही चीज नहीं है। किसी शहर में गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज को हाउसेज की भारी जरूरत हो सकती है, फिर भी 3 करोड़ रुपए से ऊपर के 5,000 अपार्टमेंट अनसोल्ड भी रह सकते हैं। चौथी सिमिलैरिटी इंडिया और चाइना के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फ्यूचर डिमांड को आज ही प्राइस कर देना। चाइना ने इंटायर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स पहले बना दिए और लोगों के बाद में आने की उम्मीद की। इंडिया में यह स्केल छोटा है, लेकिन लॉजिक कई जगह समान है। पहले अनाउंसमेंट आता है, एयरपोर्ट बनेगा, मेट्रो आएगी, एक्सप्रेसवे खुलेगा, आईटी पार्क बनेगा, फिल्म सिटी आएगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा। इसके बाद जमीन की कीमत बढ़ती है, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का बूम आता है, फिर अपार्टमेंट्स लॉन्च होते हैं। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर पूरा होने से पहले ही अगले 10 वर्ष की एप्रिसिएशन आज के प्राइस में जोड़ दी जाती है। यहां बबल का खतरा इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है, खतरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट और एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच के गैप से। एयरपोर्ट बनना अपने आप में हाउसिंग डिमांड नहीं बनाता। हाउसिंग डिमांड तब बनेगी जब एयरपोर्ट के आसपास एम्प्लॉयमेंट आए, कंपनीज आए, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले, वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बने और लोग वास्तव में रहने लगे। केवल एक्सप्रेसवे के पास अपार्टमेंट बन जाने से एंड यूजर इकोसिस्टम पैदा नहीं होता। चाइना के घॉस्ट सिटीज में बिल्डिंग्स और वाइड रोड्स थीं, लेकिन सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमी नहीं थी। भारत के पेरिफेरल मार्केट्स को यही गलती दोहराने से बचना चाहिए था। इन सिमिलैरिटीज के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट इकोसिस्टम में चाइना के मुकाबले?
सबसे बड़ा डिफरेंस डेमोग्राफिक और अर्बनाइजेशन का है। इंडिया अभी अर्बनाइजेशन के इनिशियल स्टेज में है। वर्ल्ड बैंक के 2025 एस्टिमेट के अनुसार इंडिया की लगभग 36% पॉपुलेशन अर्बन थी, जबकि चाइना में यह 68% अर्बन था। इंडिया में 2036 तक अर्बन पॉपुलेशन लगभग 600 मिलियन और कुल पॉपुलेशन का लगभग 40% होने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना के मुकाबले इंडिया में अर्बन माइग्रेशन और हाउसहोल्ड फॉर्मेशन की रनवे बहुत लंबी है। अगले कई वर्षों में लोग एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, आईटी और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज की तरफ आएंगे। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इंडिया को 2050 तक जितने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उसका 50% से ज्यादा अभी बनाया जाना बाकी है। इसलिए इंडिया में जेन्युइन हाउसिंग नीड मौजूद है, लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है। अर्बनाइजेशन नेशनल डिमांड पैदा करती है, वो हर प्रोजेक्ट की डिमांड गारंटी नहीं करती। लोग बेंगलुरु में एम्प्लॉयमेंट के पास हाउसिंग चाहते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर हर प्रोजेक्ट बिक जाएगा। लोग एनसीआर में हाउसिंग चाहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना ट्रांसपोर्ट, वाटर और एम्प्लॉयमेंट के हर पेरिफेरल टाउनशिप सफल होगी। डेमोग्राफिक डिमांड एक मैक्रो कुशन है, यह गलत लोकेशन और गलत प्राइसिंग को नहीं बचा सकती है। दूसरा बड़ा डिफरेंस, इंडिया में मॉर्टगेज पेनिट्रेशन अभी रिलेटिवली कम है। चाइना का संकट केवल डेवलपर्स का नहीं था। प्रॉपर्टी बैंकिंग सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट डेट, हाउसहोल्ड वेल्थ और कोलैटरल स्ट्रक्चर के भीतर बहुत गहराई तक जुड़ गई थी। इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस तेजी से बढ़ा है, लेकिन इकोनॉमी के मुकाबले इसका स्केल अभी कंपैरेटिवली कम है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स फाइनेंशियल ईयर 2015 के 9.97 लाख करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 37.14 लाख करोड़ हो गए। फिर भी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन टू जीडीपी रेशियो में लगभग 11.2% था। कम मॉर्टगेज पेनिट्रेशन के दो मतलब हैं। पहला पॉजिटिव अर्थ, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम चाइना जैसे एक्सेसिव मॉर्टगेज डिपेंडेंट हाउसिंग मॉडल में अभी नहीं फंसा है। दूसरा अर्थ, अभी फॉर्मल हाउसिंग क्रेडिट एक्सपैंड होने की गुंजाइश है, लेकिन लो मॉर्टगेज टू जीडीपी रेशियो को एब्सोल्यूट सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रिस्क केवल लोन साइज से नहीं, रिस्क इन बातों से भी आता है। लोन किस इनकम ग्रुप को दिया गया, लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है, बोरोवर के पास इनकम कुशन है, क्या प्रॉपर्टी वास्तव में ऑक्युपाइड है, क्या बोरोवर ने कई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदी है, क्या डेवलपर फाइनेंस स्ट्रेस्ड है, क्या बैंक का प्रोजेक्ट एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर होम लोन बोरोवर ईएमआई चुका रहा है लेकिन अंडरलाइंग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो लोन टेक्निकली परफॉर्मिंग रह सकता है, जबकि फैमिली फाइनेंशियली तबाह हो सकती है। इसलिए लो एनपीए का अर्थ हमेशा हेल्दी हाउसिंग मार्केट नहीं होता। तीसरा डिफरेंस, इंडिया में सप्लाई कंपैरेटिवली फ्रैगमेंटेड और डिसिप्लिन्ड है। चाइना में सेंट्रली इनकरेज्ड मास कंस्ट्रक्शन ने पूरे देश में मैसिव स्टॉक तैयार किया। इंडिया की डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। लैंड एक्विजिशन के अपने चैलेंजेस हैं, टाइटल डिस्प्यूट्स होते हैं, परमिशन में समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी सीमित है, फाइनेंसिंग महंगी है। ये सारी चीजें डेवलपमेंट को इनएफिशिएंट बनाती हैं, लेकिन पैराडॉक्सिकली नेशन वाइड ओवर सप्लाई को भी लिमिटेड करती हैं। Q1 2026 में इंडिया के टॉप 8 रेजिडेंशियल मार्केट्स में लगभग 93,065 यूनिट्स लॉन्च हुई और 95,973 यूनिट्स बिकी, यानी एग्रीगेट लेवल पर न्यू सप्लाई और सेल्स लगभग बैलेंस्ड थी और क्वार्टर में नेट एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव था। ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजेबल थी, लेकिन प्रीमियम और अपर मिड इनकम कैटेगरीज में स्लो एब्जॉर्प्शन का खतरा बढ़ रहा था। खासकर मुंबई, एमएमआर, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में हायर टिकट इन्वेंट्री को लेकर सावधानी की जरूरत है। यह चाइना से बहुत अलग पिक्चर है। इंडिया में करंट डेटा नेशन वाइड अनकंट्रोल्ड ओवर सप्लाई का नहीं दिखता, लेकिन एग्रीगेट डेटा लोकल स्ट्रेस को छिपा सकता है। मान लीजिए बेंगलुरु में 20,000 घर बिक रही है,
और किसी पेरिफेरल मार्केट में 5,000 फ्लैट्स नहीं बिक रहे, टोटल नंबर हेल्दी दिखेगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बायर के लिए मार्केट क्रैश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया में हाउसिंग डेटा को लेकर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, खासकर प्रॉपर्टी के ब्रोकर के डेटा को या उन डेटा पॉइंट्स को जिनका एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। चौथा डिफरेंस, चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी साइकिल पर ज्यादा डिपेंडेंट थी। चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स लैंड सेल रेवेन्यू पर बहुत अधिक निर्भर हो गई थी, इसलिए प्रॉपर्टी सेल्स गिरने पर केवल बिल्डर की रेवेन्यू नहीं गिरी, लोकल गवर्नमेंट का फिस्कल मॉडल भी कमजोर हुआ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और लोकल एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ा और लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल के डेट का रिस्क बढ़ा। आईएमएफ ने प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट, फॉलिंग लैंड रेवेन्यूज और हाई लोकल गवर्नमेंट डेट के कॉम्बिनेशन को चाइना के लिए मेजर मैक्रो फाइनेंसिंग रिस्क बताया। इंडिया में स्टेट्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी लैंड ऑक्शंस, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, कन्वर्जन चार्जेस से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कमाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कुछ अर्बन अथॉरिटीज के फाइनेंसेज प्रॉपर्टी साइकिल से गहराई से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर इंडियन स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज का पूरा फिस्कल मॉडल चाइना जितना लैंड सेल पर डिपेंडेंट नहीं है। यह इंडिया को बफर देता है, फिर भी लोकल लेवल पर डेंजर बना रहता है। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत ऊंचे रिजर्व प्राइस पर लैंड ऑक्शन की, बिल्डर ने महंगी जमीन खरीदी, उसके बाद बायर से ऊंची प्राइस रिकवर करने की कोशिश की और अफोर्डेबिलिटी ने डिमांड रोक दी, तो अथॉरिटी, डेवलपर, लेंडर और बायर चारों एक एक्सपेंसिव लैंड साइकिल में फंस सकते हैं। इंडिया में चाइना जैसा नेशनल लैंड फाइनेंसिंग क्राइसिस कम दिखता है, लेकिन अथॉरिटी स्पेसिफिक और सिटी स्पेसिफिक स्ट्रेस बिल्कुल संभव है। अब आपके मन में भी सवाल उठना लाजमी है कि इंडिया में प्रॉपर्टी क्रैश दिखाई कैसे देगा, कैसे पता चलेगा कि कब और कहां कितना प्राइस क्रैश हो रहा है। इसका कोई ऑफिशियली सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। भारत में क्रैश शायद न्यूज़पेपर हेडलाइन में इस तरह नहीं आएगा, आज पूरे देश में प्रॉपर्टी प्राइसेस 30% गिर गई। इंडियन मार्केट में प्राइसेस स्टिकी होती हैं। बिल्डर ओपनली प्राइस कम नहीं करता, क्योंकि पुराने बायर्स और उनसे भी ज्यादा पुराने इन्वेस्टर्स और रिपीट बायर्स नाराज होते हैं। कोलैटरल वैल्यूएशन घटती है, फ्यूचर लॉन्च प्रभावित होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूटता है, लेंडर कोवेनेंट पर असर पड़ सकता है। इसलिए करेक्शन यहां अक्सर छिपे हुए रूप में आता है। बिल्डर कहता है रेट 12,000 रुपए स्क्वायर फीट ही है, लेकिन साथ ही ऑफर करता है फ्री पार्किंग, क्लब मेंबरशिप फ्री, स्टैंप ड्यूटी वेवर, सबवेंशन, फ्लोर राइज वेवर, मॉड्यूलर किचन, गारंटेड रेंट, 20/80 पेमेंट प्लान, ब्रोकर कैशबैक, स्पॉट पेमेंट डिस्काउंट। अब ऑफिशियल प्राइस तो 12,000 ही रहेगी, इफेक्टिव प्राइस 10,500 रुपए हो सकती है। यानी हेडलाइन में प्राइस नहीं गिरी, लेकिन मार्केट प्राइस गिर चुकी है। दूसरा तरीका है टाइम करेक्शन, प्राइस 5 साल तक वही रहे, इस दौरान इन्फ्लेशन 5-6% ईयर ऑन ईयर हो, नॉमिनल प्राइस फ्लैट दिखेगी, लेकिन रियल परचेजिंग पावर टर्म्स में प्रॉपर्टी 20 से 25% करेक्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका है वॉल्यूम क्रैश। सेलर 1.5 करोड़ मांगता रहता है, बायर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नहीं देने को तैयार है, डील ही नहीं होती। पोर्टल पर कोटेड प्राइस ऊपर रहती है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रॉपर्टी क्रैश को केवल ऑफिशियल इंडेक्स में मत खोजिए, इन संकेतों में खोजिए। रजिस्ट्रेशंस गिर रही हैं या नहीं, रीसेल डिस्काउंट बढ़ रहा है या नहीं, बिल्डर इंसेंटिव बढ़ा रहे हैं या नहीं, कंस्ट्रक्शन पेस धीमी हो रही है या नहीं, पोजीशन डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं या नहीं, इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं या नहीं, रेंटल यील्ड और ईएमआई का गैप कितना है। यह समझना भी जरूरी है
कि इंडिया में चाइना जैसा प्रॉपर्टी क्राइसिस किन परिस्थितियों में बन सकता है। चाइना स्टाइल सिस्टमेटिक क्राइसिस के लिए केवल हाई प्राइसेस काफी नहीं है, कई इकोनॉमिक शॉक्स को एक साथ आना होगा। पहला शॉक, एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्राइसिस। हाउसिंग डिमांड आखिरकार सैलरी से आती है। अगर बेंगलुरु और हैदराबाद में आईटी, जीसीसी और स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट कमजोर हो, एनसीआर में कॉर्पोरेट हायरिंग स्लो हो, मुंबई में फाइनेंशियल सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट प्रेशर में आए, तो हाई टिकट हाउसिंग डिमांड तेजी से गिर सकती है। Q1 2026 मार्केट रिपोर्ट ने भी टेक डिपेंडेंट सिटीज में ग्लोबल स्लोडाउन और आईटी आउटसोर्सिंग वीकनेस को कंटिंजेंट रिस्क दिखाया था। दूसरा शॉक, इंटरेस्ट रेट और ईएमआई प्रेशर। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएं और लोन रेट भी ऊंची रहे तो हाउस होल्ड अफोर्डेबिलिटी दो तरफ से दबती है। बायर पहले 80 लाख का लोन अफोर्ड कर रहा था, अब वही बायर अपनी ईएमआई के लिहाज से केवल 65-70 लाख का लोन अफोर्ड कर सकता है। अगर बिल्डर प्राइस घटाने को तैयार ना हो तो ट्रांजैक्शन रुक जाती है। तीसरा शॉक, प्रीमियम सप्लाई का ओवरहैंग। लग्जरी डिमांड इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। एक ही वेल्दी बायर को अलग अलग डेवलपर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड होम, ब्रांडेड रेसिडेंसेज, गोल्फ अपार्टमेंट, हॉलिडे होम, सर्विस्ड अपार्टमेंट, अलग अलग तरीके से। अगर इन्वेस्टर्स एप्रिसिएशन के लिए खरीद रहे हैं और रेंटल डिमांड कमजोर है तो रीसेल मार्केट में एक साथ सप्लाई आ सकती है। चौथा शॉक, डेवलपर लिक्विडिटी क्राइसिस। प्रॉपर्टी बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो अलग हो सकते हैं। बिल्डर बुकिंग दिखा सकता है लेकिन लैंड पेमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डेट सर्विसिंग और डिलीवरी लायबिलिटी के बाद उसके पास कैश कम हो सकता है। अगर नए बुकिंग स्लो हो और रीफाइनेंसिंग बंद हुई तो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड डेवलपर्स प्रोजेक्ट रोक सकते हैं। पांचवा शॉक, बैंकिंग या एनबीएफसी क्रेडिट टाइटनिंग। 2018 के बाद इंडिया ने आईएलएफएस क्राइसिस और एनबीएफसी लिक्विडिटी स्ट्रेस देखा था। रियल एस्टेट डेवलपर्स का बड़ा हिस्सा फॉर्मल बैंक लोन के अलावा एनबीएफसीज, प्राइवेट क्रेडिट, लैंड फाइनेंसिंग और कस्टमर एडवांसेज पर डिपेंडेंट है। क्रेडिट बंद होने पर हेल्दी और अनहेल्दी डेवलपर दोनों प्रभावित हो सकते हैं। छठा शॉक, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूटना। प्रॉपर्टी मार्केट कॉन्फिडेंस से चलता है। जब बायर सोचता है कि प्राइस बढ़ेगी तो वो अर्ली बुकिंग करता है। जब बायर सोचता है कि पोजीशन अनसर्टेन है या रीसेल नहीं होगी, वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ चला जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन सेल्स गिरने पर डेवलपर का फाइनेंसिंग मॉडल कमजोर हो जाता है। इनमें से कोई भी एक शॉक लोकल करेक्शन पैदा कर सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट, डेवलपर लिक्विडिटी और बायर कॉन्फिडेंस सब एक साथ कमजोर हो जाएं, तो नेशनल लेवल का स्ट्रेस बन सकता है। अब यहां तक कि मैक्रो लेवल एनालिसिस के बाद आपके जहन में भी माइक्रो मार्केट लेवल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इंडिया में सबसे वल्नरेबल इंडियन मार्केट कौन कौन से हैं? किसी सिटी का नाम लेकर यह कहना कि वहां एक बड़ा क्रैश होगा ही, यह इररेस्पॉन्सिबल है। इससे कहीं बेहतर है कि वल्नरेबल मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना जाए। सबसे अधिक रिस्क वहां है जहां पहला, प्राइस लोकल हाउस होल्ड इनकम से बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, परचेजेज में एंड यूजर से ज्यादा इन्वेस्टर हैं। तीसरा, रेंटल यील्ड बहुत कम है और एप्रिसिएशन ही खरीदने का जस्टिफिकेशन है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अनाउंसमेंट स्टेज में ही हो। पांचवा, सप्लाई का बड़ा हिस्सा लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में हो। छठा, डेवलपर ने हाई कॉस्ट लैंड और एक्सपेंसिव डेट लिया हो। सातवां, रीसेल मार्केट इलिक्विड हो। आठवां, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा हो। नौवां, एम्प्लॉयमेंट सेंटर बहुत दूर हो। 10वां, ऑथोरिटीज और डेवलपर के बीच लैंड ड्यूज या लिटिगेशन हो। इसलिए रिस्क केवल कौन सा शहर, यह पूछकर नहीं समझा जा सकता। सही सवाल है
किस माइक्रो मार्केट में कितने एक्चुअल रेसिडेंट्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितनी रेंटल डिमांड है और कितनी फ्यूचर सप्लाई आने वाली है। एक सिटी के भीतर 10 किलोमीटर की दूरी पर दो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी साइकिल हो सकती है। क्या इंडिया में भी 30-40% प्राइस फॉल संभव है? नेशनल एवरेज में 30-40% फॉल फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, लेकिन किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या पेरिफेरल माइक्रो मार्केट में यह बिल्कुल संभव है, खासकर इफेक्टिव ट्रांजैक्शन प्राइस में। उदाहरण के लिए, एक अपार्टमेंट 2 करोड़ की कोटेड प्राइस पर लॉन्च हुआ। कुछ इन्वेस्टर्स ने 20% पेमेंट देकर बुकिंग की। 2 साल बाद कंस्ट्रक्शन स्लो है। डेवलपर वहीं एक नया लॉन्च 1.8 करोड़ में बेहतर पेमेंट प्लान दे रहा है। पुराना इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहता है, लेकिन उसे बायर 1 करोड़ 40 लाख या 1.5 करोड़ पर ही मिलता है। इंडेक्स शायद केवल 5% का करेक्शन दिखाए, लेकिन उस इन्वेस्टर का इकोनॉमिक लॉस 25% से ज्यादा है। प्रॉपर्टी मार्केट में एवरेज प्राइस मिसलीडिंग हो सकता है। जिस तरह स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ सकता है, जबकि कई इंडिविजुअल स्टॉक्स 50-60% नीचे हो सकते हैं, उसी तरह सिटी हाउसिंग इंडेक्स स्टेबल रह सकता है, जबकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में हेवी डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए इंडिया में प्रॉपर्टी क्रैश हुआ या नहीं, इसका जवाब बायर के प्रोजेक्ट, प्राइस, लीवरेज और एग्जिट लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है। इंडिया का सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो क्या है? अगले कुछ वर्षों के लिए 3 ब्रॉड सिनेरियो समझे जा सकते हैं। सिनेरियो 1, सॉफ्ट लैंडिंग। सबसे संभावित है कि सेल्स ग्रोथ मॉडरेट होगी, प्राइसेज नॉमिनल टर्म्स में नहीं बढ़ेगी या कुछ डिस्काउंटेड रहेगी। डेवलपर्स नए लॉन्चेस को कंट्रोल करेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। एफोर्डेबल सेगमेंट कमजोर और प्रीमियम सेगमेंट डोमिनेंट रहेगा। इस सिनेरियो में नेशनल क्रैश नहीं होगा, लेकिन मिडिल क्लास एफोर्डेबिलिटी क्राइसिस गहरा हो सकता है। सिनेरियो 2, के शेप्ड करेक्शन। प्राइम लोकेशंस, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स की प्रॉपर्टी स्टेबल रहेगी। पेरिफेरल प्रोजेक्ट्स, वीक डेवलपर्स और इन्वेस्टर हेवी मार्केट्स में सेल्स और इफेक्टिव प्राइस गिर जाएगी। कुछ सिटीज बढ़ेंगी, कुछ स्टैग्नेट करेगी। कुछ माइक्रो मार्केट्स प्राइस करेक्ट करेंगे। करंट इंडियन डेटा इसी रीजनल डाइवर्जेंस की तरफ इंडिकेट करता है। 50 सिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सिटीज में डिक्लाइन है। टॉप 8 एग्रीगेट सप्लाई बैलेंस्ड है, लेकिन प्रीमियम इन्वेंट्री में वॉच पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। सिनेरियो 3, चाइना लाइक सिस्टेमिक डाउनटर्न। यह तभी होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली कमजोर हो, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गिरे, होम लोन डिफॉल्ट्स बढ़ें, मल्टीपल लार्ज डेवलपर्स फेल करें, बैंक्स और एनबीएफसी लेंडिंग रोकें, बायर्स अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट से दूर हो जाएं, स्टेट अथॉरिटीज और डेवलपर्स के लैंड ड्यूज में फंस जाएं। आज का डेटा इस सिनेरियो को बेस केस के तौर पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टी साइकिल्स कई साल में बनते हैं। आज की एक्सेस प्राइसिंग भविष्य का क्राइसिस बन सकती है। होम बायर और इन्वेस्टर को क्या मॉनिटर करना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले केवल ब्रोशर और बिल्डर का कोटेड रेट मत देखिए, सेल्स वर्सेस लॉन्चेज भी देखिए। अगर किसी माइक्रो मार्केट में हर क्वार्टर 10,000 यूनिट लॉन्च हो रही है, लेकिन केवल 5,000 बिक रही हैं, तो यह फ्यूचर इन्वेंट्री बन रही है। Q1 2026 में नेशनल टॉप 8 डेटा बैलेंस्ड था, लेकिन यही कैलकुलेशन सिटी, लोकेलिटी और प्राइस सेगमेंट पर अलग से करनी होगी। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस वर्सेस कलेक्शन। रेरा पोर्टल पर क्वार्टरली अपडेट्स देखिए, फिर ऑन ग्राउंड जाकर चेक कीजिए बिल्डर ने बायर से कितना कलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ, ओरिजिनल कंप्लीशन डेट क्या थी, टाइमलाइन एक्सटेंशन कितनी बार ली गई, रीसेल और बिल्डर प्राइस का गैप कितना है। अगर बिल्डर 15,000 पर स्क्वायर फीट मांग रहा है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर 12,000 रुपए में बेच रहा है,
तो ट्रू मार्केट प्राइस नीचे है। रेंटल यील्ड, 2 करोड़ का अपार्टमेंट अगर 40,000 मंथली रेंट देता है तो एनुअल ग्रॉस रेंट 4.8 लाख है, यानी ग्रॉस यील्ड लगभग 2.4%। मेंटेनेंस, वैकेंसी और टैक्स के बाद यील्ड और कम होगी। ऐसी प्रॉपर्टी तभी जस्टिफाई होगी जब एप्रिसिएशन जेन्युइनली सस्टेनेबल हो। ऑक्यूपेंसी, रात में टावर्स की लाइट देखना साइंटिफिक डेटा पॉइंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझने का सबसे आसान इंडिकेटर जरूर है। क्या प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं? क्या वहां पर शॉप्स चल रही हैं? क्या स्कूल बस आती है? क्या रेंटल डिमांड है या केवल पोजीशन सर्टिफिकेट और लॉक्ड फ्लैट्स हैं? डेवलपर बैलेंस शीट देखिए, केवल ब्रांड नेम काफी नहीं है। आप ये भी देखिए नेट डेट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पेंडिंग कंस्ट्रक्शन लायबिलिटी, लैंड पेमेंट ऑब्लिगेशंस, कस्टमर एडवांसेज, लिटिगेशन, प्रमोटर प्लेज, प्रोजेक्ट लेवल कैश फ्लो, एम्प्लॉयमेंट एंकर। हाउसिंग डिमांड का सबसे मजबूत आधार मेट्रो या एयरपोर्ट अनाउंसमेंट नहीं, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है। अब मूल सवाल पर लौटते हैं, क्या इंडिया में चाइना जैसा प्रॉपर्टी क्रैश हो सकता है? थ्योरेटिकली हाँ। प्रैक्टिकली प्रेजेंट स्ट्रक्चर में एग्जैक्ट चाइना स्टाइल नेशन वाइड क्रैश की संभावना लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया अभी अर्बनाइजेशन के शुरुआती स्टेज में है। पॉपुलेशन और हाउस होल्ड फॉर्मेशन की रनवे रखता है। मॉर्गेज पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। एग्रीगेट हाउसिंग सप्लाई अभी सेल्स के मुकाबले अनकंट्रोल्ड नहीं है। और नेशनल फिस्कल सिस्टम चाइना जितना लैंड सेल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सिमिलैरिटीज को इग्नोर करना डेंजरस होगा। इंडिया में भी प्री सेल फंडिंग है, इन्वेस्टर स्पेकुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव है, डेवलपर लीवरेज है, अफोर्डेबिलिटी प्रेशर है और प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाती का मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है। चाइना का क्राइसिस उस दिन शुरू नहीं हुआ था जब एवरग्रांडे या कंट्री गार्डन जैसे बिल्डर का डिफॉल्ट हुआ। वो उन वर्षों में शुरू हो चुका था जब हर नया अपार्टमेंट बिक रहा था और किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि उसमें रहेगा कौन। इंडिया को चाइना से यही लेसन सीखना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि देश में हाउसिंग शॉर्टेज है या नहीं, सवाल यह है कि जो घर बनाए जा रहे हैं क्या वे सही इनकम ग्रुप के लिए हैं, सही लोकेशन पर हैं, सही प्राइस पर हैं, क्या उनके आसपास एम्प्लॉयमेंट है, क्या एक्चुअल एंड यूजर डिमांड है या केवल एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी बेच रहा है। भारत का प्रॉपर्टी मार्केट शायद चाइना की तरह एक साथ नहीं टूटेगा, लेकिन वो कई छोटे छोटे चाइना पैदा कर सकता है। किसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में, किसी ओवरबिल्ड कॉरिडोर में, किसी इन्वेस्टर हेवी टाउनशिप में, किसी ऐसी लग्जरी टावर में जहां अपार्टमेंट बिक गए हों लेकिन रहने वाला कोई ना हो। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यह नहीं होना चाहिए कि इंडिया चाइना नहीं है इसलिए कोई खतरा नहीं है। सही निष्कर्ष यह है कि इंडिया आज चाइना नहीं है, लेकिन अगर प्राइसेज इनकम से कटती गई, सप्लाई एक्चुअल डिमांड से कट गई और प्रॉपर्टी को शेल्टर की बजाय स्पेकुलेशन बना दिया, तो चाइना जैसी समस्या इंडिया स्टाइल में पैदा हो सकती है। चाइना ने जरूरत से ज्यादा घर बनाए। इंडिया की गलती शायद यह है कि वो जरूरत वाले लोगों के लिए घर नहीं बना रहा है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा घर बना रहा है जिन्हें वास्तव में इतने घरों की जरूरत ही नहीं है। क्या यह सच नहीं है? आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।